मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। दिलीप, मोहित, केशव, भूपेंद्र आदि जी, वेरी गुड इवनिंग। एसएससी वाली करंट की क्लास सोमवार से शनिवार कर दो। ऐसा समय एक वीकेंड वाला। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अभिषेक भैया, गुड इवनिंग। लैपटॉप मुक्की नहीं दोस्तों, सर आज हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करें। ऑल वेल। इम्यूनिटी के लिए क्या खाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है यार। ऋषभ, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, एक बार थम्स अप कर दो, सेशन की शुरुआत की जाए। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन सभी का स्वागत। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता कि कैसे कंटेंट को डाउनलोड करना है, उन्हें मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर आप जो भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए, पैनिक सिचुएशन किसको लग रही है? वो सभी सही हुए हैं और सही हो सकते हैं। थोड़ी सी साइंस को अगर हम समझ लें तो, और साइंस बहुत बेसिक सी है, और वो बेसिक साइंस ये है, हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है जब भी कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है। मैं सुबह वाली क्लास में भी समझाया हूं और आजकल हर क्लास में इस लाइन को दोहराऊंगा, समझाऊंगा, ताकि वो इस बात को अच्छे से समझ पाए और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यदि मालूम हो आप लोगों को, तो अपने शरीर में ना एक आपातकालीन हार्मोन होता है, जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। आपातकाल के समय जो हार्मोन स्रावित होता है, जिसको आप एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो ये हमें डर दूर करता है। जैसे कुत्ता पीछे दौड़ने लग जाए, हमें एग्जाम हमारे सामने आ जाए, या कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, तो ये घबराहट के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है जो हमारा शरीर खुद से रिलीज करता है, ठीक है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन करता क्या है? जैसे गाड़ी को जब बहुत तेज भगाना होता है तो बहुत तेज रेस मारते हैं ना अपन, तेज रेस मारते हैं, धूम धूम करके निकालते हैं। अगर आपने कभी बाइक चलाई हो, तो बाइक हो या कार हो, जब भी गाड़ी ऐसा लग रहा होता है कि तेज निकालनी है, ओवरटेक करनी है, तो आप बहुत तेज उसको घिस्सा मारते हैं। उसमें वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, और हमारे शरीर का जो फ्यूल है वो फ्यूल ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल को यूज कैसे करता है? जो हमने खाना खा रखा है, भोजन खा रखा है, उसको बर्निंग में काम आता है ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई आपात सिचुएशन में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स ऑक्सीजन का उपयोग ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपात स्थिति में मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है, और जब मेटाबॉलिज्म की रेट आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ती है तो हम लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी या कोई भी परिवारजन आपके घर में भी अगर कोरोना को लेकर चिंतित है, तो सबसे पहले उसे स्ट्रेस ना समझे, उसे एक बीमारी समझे कि ठीक है, बीमारी है तो सही हो जाएगी। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके यहां जब ये हार्मोन निकलने लगेगा तो वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। उस समय पर आपने जो भोजन ले रखा है उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाने के कारण आपकी सांस फूलेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि भोजन को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतना मिल नहीं रहा है। जितना मिला उसने कंज्यूम कर लिया, तो फेफड़ों के लिए, ब्लड के लिए अभी ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि कोरोना चिंताजनक नहीं है अनटिल अनलेस आप उसे चिंताजनक नहीं बना देते। जो भी लोग आपको हॉस्पिटलाइज हुए दिख रहे हैं, उन्होंने एक लापरवाही ये करी कि जब बिगिनिंग में सिचुएशंस उनके सामने आई, या जिस समय उनको कोरोना सिम्टम्स आए, उन्होंने उस समय उन्हें लाइटली लिया। उन्हें लगा सर्दी खांसी जुकाम है, चल जाएगा काम। तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन तुरंत लेना है जैसे ही बीमारी का पता चले। बेसिक गिनती की 4-5 दवाइयां हैं, डॉक्टर उन्हें बता देता है, और बस नियमबद्ध तरीके से अपने आप को शांति देनी है। आराम से ये जंग जीत जाओगे। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि अपने किसी सेशन में जो कोरोना से जीत के लोग निकले हैं उनकी कहानियां आपसे साझा करूं, ताकि आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो और आपके मन से जो डर है वो खत्म हो, ठीक है। हाँ, और 5G के बारे में आज शाम को 5:30 बजे, मैं 7:30 बजे इशू कर रहा हूं। जो विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग से कोरोना फैल रहा है, तो मैं उसके बारे में सेशन कर रहा हूं शाम 7:30 बजे। देख लीजिएगा, गजब ही चीज बना दिया है। चले शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमने कहा था आपसे कि मैं मेरे प्रियम्बल के अंदर आप लोगों को कुछ शब्द पढ़ाऊंगा। उन शब्दों में मैंने आपसे कहा था कि 3 शब्द हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पूरा एक दिन लूंगा पढ़ाने में। वो 3 शब्द पढ़ाने का समय आ चुका है आज। तो हम आइए आपके सामने उन तीनों शब्दों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ, बहुत डिप्रेस्ड कौन है, कौन बालक है ये? विश्वास रंजन, अजीब हो रहा है मेरे साथ पढ़ाई में मन नहीं लगा। बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ, इवन मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है, और मतलब जो आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपसे ज्यादा परिवार मेरा बड़ा है।
क्योंकि मेरे परिवार के आप भी सदस्य हैं, आपको जब परेशानी होती है तो मुझे भी परेशानी होती है। फिर भी सकारात्मक रहने का तरीका यही है कि ये परिस्थितियां हैं और प्रकृति हमारा एक परीक्षा ले रही है, और उस परीक्षा में हमारे लिए एक टास्क दिया हुआ है कि आप आउट हो जाएंगे। एक खेल खेल रही है प्रकृति हमारे साथ, आप आउट हो जाएंगे यदि आपने नियम तोड़े। और नियम है मास्क लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और आपको सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। आप आउट हो सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई भी नियम तोड़ा। जैसे अपन वीडियो गेम खेलते हैं तो वैसा होता है ना, तो इस समय नेचर हमारे साथ गेम खेल रही है, तो इस नेचर की गेम में आप सभी लोग जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट करिए और डेफिनेटली विनर बन के निकलिए, बहुत प्राउड फील होगा। ठीक है बेटा, आइए 3 शब्द हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं, और वो कौन कौन से हैं? हाँ, अब लास्ट में मैं एक बार बात कर लूंगा सबसे, अदरवाइज बातचीत बहुत ज्यादा हो जाएंगी। प्लीज ध्यान से सुने। 3 शब्द मुझे आज आपको सिखाने हैं। एक शब्द है साथियों समाजवाद। पहला शब्द मैंने आपसे कहा था कि ये शब्द अक्सर मेरे से बहुत ज्यादा समय मांगते हैं। दूसरा शब्द है मेरे प्यारे साथियों सेक्युलरिज्म, और तीसरा है आरक्षण। ये 3 शब्द पर मुझे आज टिप्पणी करनी है। मैंने पहले कहा था, और मैंने ये कहा था कि ये वाली जो चीज है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए तो एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं समाजवाद की। क्या है आफ्टर ऑल समाजवाद? समाजवाद की क्या है फिलॉसफी, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया। क्या हम पहले समाजवादी नहीं थे? समाजवाद आफ्टर ऑल है क्या, कैसी है ये फिलॉसफी, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हम समझने का प्रयास करते हैं सेक्युलरिज्म, जिसे भी बाद में जोड़ा गया था। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सेक्युलरिज्म क्या है, और सेक्युलरिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको ये समझना है कि भारत में वाकई में धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता है। तो इन दोनों बातों को आप समझने का प्रयास करेंगे कि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। हाँ जी, तो चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है समाजवाद। साथियों समाजवाद जो है, इसको समझने से पूर्व मैं आपको दो मतलब अलग अलग चीजें और दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और वो कौन कौन सी हैं साथियों? एक चीज है समाजवाद को सीखने से पहले, उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों पूंजीवाद, और दूसरी है साम्यवाद। दो टर्मिनोलॉजी है, पूंजीवाद और साम्यवाद। पहले हम इन्हें सीख लेते हैं और इन्हें सीखने के बाद हम लोग समाजवाद सीखेंगे। ठीक है, पूंजीवाद सरल रूप में कहते हैं कि पूंजीवादियों का शासन। साम्यवाद, साम्य मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इस तरह से समझिए कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपने रासायनिक साम्य पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी सब इक्वल यानी सब एक जैसे, सर्वहारा, सबका बराबर, सर्वहारा शासन। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको अगर मालूम हो तो पूंजीवाद पूंजीवादियों का शासन, यानी कि जिनके पास धन है उनका शासन, पूंजी के साथ, यानी कैपिटलिज्म। इधर कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट की सरकार। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, सबका शासन कैसे होता है और पूंजीवादियों का शासन कैसे होता है। हर व्यक्ति अगर शासन करेगा, यानी हर व्यक्ति अगर मोदी जी बन गया तो फिर देश चलाएगा कौन, पढ़ेगा कौन? तो पहले हम इस बात का मीनिंग समझते हैं साम्यवाद, और इसको समझने के लिए हम अक्सर एक विद्यार्थियों को उदाहरण पेश करते हैं। वो उदाहरण आपके सामने, प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप जितने भी विद्यार्थी क्लास में जब पढ़ा रहा हूं मैं, उस समय अपनी डिमांड को लेकर के सवाल जवाब कर रहे हैं, कृपया करके शांत हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे मुख एक ही है। मैं रावण का अवतार नहीं हूं कि मेरे 10 सिर हो, मैं एक से अलग आंसर दे दूं, एक से पढ़ा दूं, है ना। तो आप प्लीज अपने सवालों को अब अंत में पूछ लीजिएगा, है ना, नहीं तो मुसीबत हो जाती है मेरे लिए भी थोड़ी सी ना बेटा। हाँ जी, तो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते समय पढ़ा ही पाऊंगा, है ना बेटा। चलिए आइए, और एक विद्यार्थी बफर का राग अलाप दिए हैं, तो एक बार बता दीजिए क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? एक बार बता दीजिए। हाँ जी, चलिए परफेक्ट है। हाँ जी, सुनते हैं। तो साथियों अक्सर मैं विद्यार्थियों को जब ये कहानी सुनाता हूं तो मैं अपने घर का उदाहरण लेता हूं, और अपने घर के उदाहरण में मैं अक्सर बताता हूं कि भाई अपने घर में, अपन सबके घर में सब जगह एक ऐसा रूम होता है जहां पर टीवी लगी होती है ना। हाँ, तो हर जगह क्या होता है साथियों, एक घर होता है जहां पर टीवी लगी होती है, सबके एक टीवी रूम होता है। हाँ जी, एक विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में लिखने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो विद्यार्थी इंग्लिश में लिखने की मांग कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये अल्लाह हरीश हैं, इंग्लिश में भी करिए बेटा। पहली बात तो ये कि मैं इंग्लिश में कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है, कंपलसरी नहीं, क्योंकि इस कोर्स को हिंदी में डिजाइन किया गया है। मैं इंग्लिश में भी कर दे रहा हूं, वो आपकी हेल्प के लिए है, मेरी मजबूरी नहीं। तो जो हो रहा है उसे तसल्ली से चलें, अपना जन्मसिद्ध अधिकार ना समझें, है ना। अच्छा, तो अब क्या होता है कि अब हम एक रूम में बैठे हुए हैं जहां टीवी लगी हुई है, और उस टीवी के सामने हम सब बैठे हुए हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, है ना, छोटे मोटे बच्चे सब बैठे हुए हैं, और घर की महिलाएं भी बैठी हुई हैं, है ना, घर की महिलाएं, घर के पुरुष सब बैठे हुए हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अपने घर में जहां टीवी रूम है उसके बाहर किचन भी होती है, भाई ऑब्वियस सी बात है, घर है तो किचन भी होगा। तो यहाँ पर साहब किचन के अंदर, अपनी किचन में सारा सामान बहुत बढ़िया तरीके से रखा हुआ है। जैसे क्या क्या रखा हुआ है, जैसे मान लीजिएगा कि किचन में आवश्यक भोजन के रूप में हमारे पास में कच्चा माल बोले तो आपके लिए बहुत बढ़िया से ऑयल रखा हुआ है, जो भी वेजिटेबल्स आपको चाहिए वो रखा हुआ है ना, दाल चावल चीनी, जो भी सामान आपके इस कच्चे माल में उपयोग में लिया जाता है, कच्चा माल रखा हुआ है। गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर मतलब बर्नर रखा हुआ है, सब चीजें हैं जो
भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। किचन में सारे मसाले बने हुए हैं, सब बढ़िया है। अब टीवी देख रहे हैं अपन, टीवी देख रहे हैं तो अब साहब देखते देखते भोजन की टेम्पटेशन हुई, है ना। मैं हर जगह देता हूं क्योंकि ये वाला एग्जांपल मेरा पेटेंट है। मैं अक्सर इस एग्जांपल को पूंजीवाद और साम्यवाद को समझाने का बेहतरीन उदाहरण मानता हूं, है ना। तो अपन सब लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया से टीवी देख रहे हैं और खाना देखते देखते फिर मन करता है कि कुछ इस समय चाहे खाने का कुछ भी मिल जाए। आदमी मतलब पत्थर भी चबाने को दे दो तो शायद वो भी चबा ले, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इन केस आपको भूख लगी, सबको टेम्पटेशन हुई भोजन खाने की। इसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, घर के बुजुर्ग भी फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, ये घर की युवा पीढ़ी है जो भोजन बना सकती है, महिलाएं हैं घर में। तो अब होता क्या है कि आपको भूख लगी, यहां से आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, लेट्स से हमारी मैडम खड़ी होती हैं और वो खड़ी होती हैं और जाकर के भोजन बनाने के लिए किचन जाती हैं। किचन जाकर के बढ़िया से भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती हैं, अपनी टेबल पर जो भी रखा हुआ सामान है उसका पूर्ण उपयोग करती हैं, एक बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, आती हैं और यहाँ आकर के खाने बैठ जाती हैं। अब मैं जो हूँ वो एक भूखे आदमी की तरह तलाश रहा हूँ कि मैडम मुझे भी ऑफर करेंगी। सास ससुर इस इंतजार में है कि बहू थोड़ी इज्जत देगी तो पूछ ही लेगी कि माँ जी पिताजी खाना खा लो। बच्चे सोच रहे हैं कि अब मम्मी लेके आ गई है खाना तो हम खा ही लेंगे, अब तो अपना ही घर है, खा ही लेंगे। लेकिन हमारी जो मैडम है ये चूंकि भोजन बना के लाई हैं और भोजन बना के लाई हैं, खुद से बना के लाई हैं, इन्होंने हम सबको ठेंगा दिखा दिया और कहा कि चलो बेटा खुद से बनाया है, जाओ किचन में जाओ, खाना बनाओ और खा लो। हमने अपना बनाया और खा लिया। यानी कि इन्होंने अगर भोजन बनाया और भोजन बनाते ही हमें सबको अपनी थाली से दूर भगा दिया कि चलो हो गया तुम्हारा काम, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अब बढ़िया से हम खाएंगे और तुम लोग तमाशे देखोगे। तो हमारे पास देखने के दो नजारे हैं, हम टीवी देखें कि थाली देखें। हमारी हालत खराब है और हम केवल इस बात से परेशान भी हो रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ। ये व्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी व्यवस्था। अब आप पूछेंगे ये कैसी पूंजीवादी व्यवस्था होगी। हाँ, तो अब इससे इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। किधर, तो इधर देखिए साथियों, पूंजीवादी व्यवस्था कैसे हुई है। व्यवस्था ऐसे हुई कि देश में संसाधन है, देश में संसाधन है और उन संसाधन यानी रिसोर्सेज में जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास टैलेंट है, जो रखना जानता है या करना जानता है, वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करके, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपना विकास कर ले। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इसके फायदे क्या हैं? आपको आता था करना, क्या करना आता था? भोजन बनाना आता था, आपने भोजन बनाया, खा लिया। लेकिन इस व्यवस्था में इन जैसे लोगों का तो राज चलता है। राज क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं। लेकिन जिन्होंने केवल बचपन से लेकर आज तक मैगी बना के खाई है, उनका क्या होगा? उनको तो ये कोई भी जगह यूज की रहेगी ही नहीं। अर्थात देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जो समर्थ है उसका तो शासन हो गया। लेकिन हाँ, जैसे कि सर है ना, लेकिन आप जैसे लोग जिन्हें भोजन बनाना नहीं आता या जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं आता, उन लोगों के लिए तो ये व्यवस्था यूजलेस है। तो ऐसी व्यवस्था में जो सक्षम है, जो पैसे वाला है, जो टेक्नोलॉजी में इंटेलिजेंट है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो ग्रो करता है और गरीब जो है उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता। तो हम जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता कि भाई जाओ अपना अपना देखो। आ गई बात समझ में? ये हो गया मेरे प्यारे साथियों पूंजीवादी व्यवस्था। जिसके पास टैलेंट है उसने उसका भरपूर उपयोग किया। सभी को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरी व्यवस्था सीखते हैं। अब दूसरी व्यवस्था है साथियों साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीवादी बोले तो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। दूसरी तरफ है साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था के अंदर क्या हुआ, अब इसे समझते हैं। ये कम्युनिस्ट विचारधारा जिसे कहते हैं ना, कम्युनिज्म। इसमें क्या होता है? अब दूसरा उदाहरण ये है कि हमने, अब हमारी मैडम जो है ये भोजन बना के लाई, भोजन बना के लाई और ये भोजन इन्होंने बनाया, टेबल पर रखा, खाने बैठी। हम सब की सब जितना हक से मैडम बना करके भोजन लेकर आई, उतना ही हक से हम सब लोग भी उनकी प्लेट पर पहुंच गए और जाकर के इस भोजन को हम लोगों ने उतने ही हक से खाया। कैसे? भाई हमें भी खाना है और मैडम मना नहीं कर पा रही हैं। बच्चे कह रहे हैं भाई हमें भी खाना है, ये कह रहे हैं साहब हमें भी खाना है। माताजी पिताजी पूर्ण हक से कि बहू हमें बिना खिलाए कैसे खाना खा सकती हो। ये लीजिए, मतलब ये हुआ कि भोजन बनाए एक, खाने के लिए सब उम्मीदवार और वो भी हक से। एक चिल्ला रहा है मम्मी रोटी जला दी आपने, सासू माँ चिल्ला रही हैं देख कितना सारा तेल यूज कर लिया तूने, हैं? इधर ससुर जी चिल्ला रहे हैं देख रोटी ठंडी हो गई, पति देव ताना मार रहे हैं फिर वही सब्जी बना दी। मतलब ये हुआ कि एक तो भोजन बनाया और भोजन बना करके सबके अपने अपने डायलॉग सुने। आगे बात समझ में? मतलब ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो घर की गृहिणी है, महिला है, जिसने भोजन बनाया, ये भोजन बनाना प्रेफर करेगी या फिर इसका मन खराब हो जाएगा? मन खराब हो जाएगा, बेकार लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है। ये साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी का मतलब क्या हुआ कि करे एक और भरे सब। मतलब भोजन किया, बनाया एक ने, अधिकार लेने सब पहुंच गए। अधिकार लेने सब पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ,
हम तो कह देते हैं कि परिवार की विचारधारा है, हम तो कह देते हैं कि घर के जितने भी परिवार, हिंदुस्तान के जितने भी परिवार हैं, इसी विचारधारा के कारण फल फूल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं ना जी। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ ये कि जो घर की गृहिणी है, वो थोड़े दिन बाद इतनी बोर हो जाती है अपने काम से कि वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं करती। आपने अपनी मम्मी को अब तक अगर कोई भी ताना मारा हो, आपका जो सबसे प्रिय ताना होगा हर बच्चे का, मैंने भी मारा है, आपने भी मारा है, हम एक ही ताना मारते हैं अपनी मम्मी को, फिर वही सब्जी बना दी। मतलब रोज यही है ना, फिर वही, भले ही वो रेगुलर नहीं बन रही है, लेकिन बस फिर वही। रीजन, क्योंकि हमने उन्हें क्रिएटिव होने का मौका ही नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ भी क्रिएटिव करूंगी, इन सबको चट कर जाना है। उनके अंदर, अच्छा होटल पे ऐसा क्यों हो रहा है? होटल पे जिसके पास पैसा है वो जाके खा रहा है, आपको बढ़िया माल खाना है, पैसे दो और खाओ। मम्मी जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस है, उनमें उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो आपको पनीर मिलवा दें, बना दें। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कह देंगे कि मम्मी सुबह का बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, अब शाम का खाना मत बनाना, शाम का हम बना के खा लेंगे। ऐसा हम कभी नहीं करते, ना कभी हम उनकी छुट्टी करते, ना उनको कभी हम आराम देने की बात सोचते। हम लोग खुद सैटरडे संडे ऑफ लेना जानते हैं, हम संडे को ऑफ करना जानते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ को ऑफ देना नहीं जानते। हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमने जब से उन्हें माँ कहा है तब से हमने समझ लिया कि वो ग्रांटेड हमारी नौकर है, और फिर ताने भी हमारे सारे वही सुनती हैं, है कि नहीं? घर की गृहणियों के साथ यही तो होता है। तो साम्यवाद के अंदर क्या होता है ना जी, साम्यवाद में सबसे ज्यादा वो व्यक्ति पिसता है जो काम करता है। रुला दिया? नहीं बेटा, सच्चाई है। मतलब हम लोग जिसको सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं ना, वो हमारी माँ है, और हम अपनी माँ के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं होते। हम जितना रूड अपनी माँ से बात करते हैं, इतना रूड अगर किसी दिन बीवी से जब शादी हो जाए, बात करके देखना, दो चप्पल मारेगी और सेट होकर देगी आपको कि बेटा मम्मी के बेटे मत बने रहो, अब बाहर निकलो, अब हम तुम्हारी माँ नहीं है। समझे? मतलब मुद्दा ये, अपने दोस्तों से जिन्हें आप खुद लोग बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, कभी उनसे इतना रूड होकर के बात करके देखना जितना आप अपनी माँ से होते हैं। उनकी वो सेल्फलेस सर्विस का कभी भी हम मूल्य नहीं चुका पाते, है ना? और उस चीज के अंदर हम ये समझते हैं मम्मी हमारे लिए कुछ भी बना दे, आप त्योहार वाले दिन 10 मीनू भी बना दे, आप शाम को उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हो, कभी इस चीज का क्रेडिट नहीं देते। आप में से आपके पापा जो है ना, वो 5 दिन जॉब करके आएंगे, सैटरडे संडे वो फैल करके चद्दर की तरह बेड पर लेट जाएंगे, है ना? वो ये समझेंगे कि मैंने तो मेरा काम कर दिया। तो भैया आपने काम कर दिया तो एक दिन माता जी का भी होना चाहिए ना वीक में, जिस दिन वो भी चद्दर पे फैल कर लेट सकेंगे, हाँ भैया अपना काम हो गया, आज तुम लोग काम संभालो, है ना? तो ये खैर परिवार की चीजें हैं, डिस्कस करने वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन सोचना जरूर चाहिए। साम्यवाद का सबसे बड़ा कारण यही है। साम्यवाद में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी संसाधन थे उन पर सबका अधिकार हो गया, दैट इज सर्वहारा। ऐसी स्थिति में क्रिएटिविटी को जगह नहीं मिलती। क्रिएटिविटी को जगह नहीं मिलती का मतलब यह हुआ कि जैसे आपको एक जैसा भोजन खाने को रोजाना मिल रहा है, वैसे ही साम्यवाद में होता है कि जो भी टैलेंटेड आदमी है वो काम करना ही नहीं चाहता। वो टैलेंटेड आदमी जो है वो काम करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? वो इसलिए नहीं करना चाहता कि यार मैं करूंगा, मेरा क्रेडिट इसको मिलना है। जैसे सरकारी ऑफिस में होता है, सरकारी ऑफिस में क्या होता है? सरकारी ऑफिस में सिस्टम सिंपल सा होता है, आप कितने भी पढ़े लिखे, देखिए इंडिया का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति एक सरकारी ऑफिस में जाता है। मतलब सरकारी नौकरी में जब इतने सारे बच्चे परीक्षा देते हैं तो सेलेक्ट होकर के वहां पहुंचता है, जो आप में से इतने सारे बच्चों में से सेलेक्ट होकर पहुंचता है। लेकिन वो एक दीवार पर पड़ी हुई पीक के निशान को भी हटवाने के लिए ऑर्डर नहीं देता। बहुत बढ़िया स्मिता, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अगर दीवार पर कहीं गया और दीवार पर पीक पड़ी हुई है, किसी ने थूक रखा है, वो उसको भी हटाने का आदेश नहीं देता। एक पंखा है, जिस रूम में वो बैठा हुआ है वो बहुत दिन से चर 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 चल रहा है, उसको बदलवाएगा ही नहीं। उसके कमरे में गंदा कलर हो रखा है, उसकी कुर्सी टूटी अवस्था में पड़ी है, टेबल व्यवस्थित नहीं है, उसमें मुश्किल से अगर उसका घर रहा होता तो 10,000 रुपए में वो सारा काम चमका जाता, लेकिन वो नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाएगा? साम्यवाद। क्योंकि सरकारी कल्चर में दिक्कत यह है कि ये मैं कर दिया तो इसका लाभ मुझे ही थोड़ी मिलेगा, कल को कोई और बाबू आके बैठ जाएगा, मैं कहां कहां लगाऊंगा 10,000। पान इसने थूक दिया, मैंने हटवा भी दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो जो सरकारी सिस्टम है, प्राइवेट वर्सेस सरकारी में क्या अंतर है? प्राइवेट में आपको क्रेडिट मिलते हैं, पूंजीवाद में आपको क्रेडिट मिलते हैं, साम्यवाद में आपको क्रेडिट नहीं मिलते। सरकारी व्यवस्थाएं क्या है? सरकारी व्यवस्थाएं साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं, जहां पे टैलेंट की कद्र नहीं है। टैलेंट की कद्र क्यों नहीं है? क्योंकि टैलेंटेड आदमी ने अगर कुछ भी सुधार दिया तो उसको 6 महीने बाद तो ट्रांसफर हो ही जाना है और वापस उसको वहां आना नहीं है, तो फिर वो क्यों पैसा खर्च करे? और इसी आधार पर सबसे गंदी स्थिति में भारत के सरकारी कार्यालय होते हैं। आज मैं एक ऐसी मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त प्रशासक हैं, उनके साथ कई बार जाने आने का मौका मिलता है। तो मैं एक दिन देख रहा था, कोई ऐसा ही एक विवादित स्थान था जिस पर जेसीबी का इंतजार हो रहा था, है ना? जेसीबी का इंतजार हो रहा था, और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 50 प्रशासनिक लोग खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा हुआ है, और एक जेसीबी का इंतजार हो रहा है जो 500 से 1000 रुपए घंटे में आ जाती है।
और इंतजार करते करते 3 घंटे हो चुके हैं कि जेसीबी आएगी तब इस विवादित स्थान को हटाएगी। मैं वहां पर पहुंचा उनके साथ, मेरे मित्र के साथ, वो वहां पे थे। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा यार ये जेसीबी आप मंगा दो, इतना देर से 50 लोग खड़ा हुआ है इस इंतजार में, तो जेसीबी को आप मंगवा दो, इसमें क्या जा रहा है। तो उनका अगला ही आंसर था जिससे मैं भी कन्विंस हो गया। तो अंकित भाई एक बात बता, हम ऐसे कितने ही जगह जेसीबी मंगवाएंगे, अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करेंगे। मैंने कहा ये लो, इनके पास अगला आर्ग्यूमेंट तैयार है, अगर हम ऐसे मंगाने लग गए तो दिन भर में हम 50 जगह जाते हैं, हमने हमारी तनख्वाह तो चैरिटी में चली जाएगी। मैंने कहा ये बात सही है। मैंने कहा बिल्कुल साम्यवादी विचारधारा है ये तो। आ गई बात समझ में, ये तो बिल्कुल साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवाद में यही होता है। आ गई बात समझ में। साम्यवाद में जो भी टैलेंटेड आदमी है वो क्या चाहता है ना, मैं नहीं करूं यार, क्या मतलब निकलेगा। आ गई बात समझ में। इसलिए तरक्की कहां नहीं होती, सरकारी ऑफिस को केवल सप्लीमेंट्री ऑफिस समझा जाता है कि ये सहायता करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए प्राइवेटाइजेशन इस जगह बूम करता चला जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, क्यों प्राइवेटाइजेशन इतना ऊपर चला जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि इस समय पर हर व्यक्ति जो टैलेंटेड है उसके काम को एप्रिसिएशन मिलता है। आज मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं, मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं जितना अच्छा मेरे लिए मतलब जितना मैं कंटेंट बढ़िया डिलीवर करूंगा, कंपनी मेरे हर एक चीज को ध्यान रखती है, उस हिसाब से मुझे ग्रोथ देती है, मेरी सैलरी बढ़ाती है, तो मैं और अच्छा करता चला जा रहा हूं। आज आप देख लो कि अनअकैडमी पर लगभग ज्यादा नहीं कम से कम 100 से अधिक आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो क्लास पढ़ा रहे हैं जॉब छोड़ के। क्यों भाई, क्योंकि उनको टैलेंट होने के साथ साथ एडमायरेशन भी मिल रहा है, उनको प्रशंसा भी मिल रही है और धन भी मिल रहा है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब तीसरी बात होती है समाजवाद क्या है। फिर सर समाजवाद क्या है ये बताइए सर। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है साथियों, आपने इसको फेल होते देख लिया, आपके मन से खुद से पता चल गया कि ये चीज तो यार फेलियर है। क्यों, क्योंकि दुनिया में जो साम्यवाद का प्रवर्तक था, जिसने साम्यवाद को पहली बार प्रमोट किया, वो रशिया था। रशिया ने अपना परिणति यूएसएसआर के विघटन के रूप में देखी। सोवियत रूस हुआ करता था जो साम्यवाद का प्रवर्तक था, वो 1991 में अपनी विचारधाराओं के कारण टूट गया 15 देशों में। मतलब इतना बुरा हाल हो गया उसका कि टूट करके हर देश कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया। आगे बात समझ में। 15 देशों में टूटा, सबने कहा नहीं चाहिए हमें। चाइना पे भी आ रहा हूं, चिंता मत करो, सारी बातें सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहला देश यूएसएसआर जिसने ये सारा काम किया। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, पूंजीवाद का मामला क्या है। मैंने कहा पूंजीवाद जैसे अमेरिका, मतलब क्या हुआ, बोले इसके अंदर जो भी टैलेंटेड आदमी है वो अपना धन कमा रहा है, बढ़िया से खूब ग्रोथ कर रहा है। चाहे आप अमेरिका उठा लें या यूरोपियन देश उठा लें, ब्रिटेन उठा लें, कोई सा भी, उन्होंने तरक्की इसलिए करी क्योंकि उनके पास सारी की सारी वो सुविधाएं थी और तरक्की करते चले गए। अच्छा, अब तीसरी परिस्थिति, और तीसरी परिस्थिति क्या है, समाजवादी विचारधारा। अब जरा सोच के देखो इस बारे में कि हमारी मैडम ने जब भोजन बनाया, ठीक है, उन्होंने भोजन बनाया, उनको यह कहा गया कि आपको जो भोजन बनाना है ना किचन में से बढ़िया से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बना के खाना है खा लो। अब एक काम करना, जब किचन में से भोजन बना रही हो तो इस भोजन का 1/5 हिस्सा यानी 20% हिस्सा ये इस बॉक्स में रख देना। एक बॉक्स है उसमें रख देना। बोले अच्छा क्यों, बोले बस रख देना। आप इस बॉक्स में रख जाओगे 20% हिस्से को, तो अब आप आसानी से जाके भोजन खाओ, आपसे कोई नहीं मांगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आराम से भोजन करिए बैठ करके, आपसे कोई भी भोजन नहीं मांगेगा। जिनको ये बात समझ में आ गई हो, इशारे समझ में आ गए हो, थम्स अप करना। आ गई बात समझ में। फिर आप पूछेंगे कि सर ये जो 20% का बॉक्स रखवाया आपने, ये क्या था, टैक्स था, कर था। अच्छा तो सर फिर एक बात बताइए, इस टैक्स का उपयोग क्या होगा। मैंने कहा मतलब, पर सर करेंगे क्या इस टैक्स का, आप इस 20% का करेंगे क्या। मैंने कहा इस 20% का, इस 20% का मैं आप लोगों में बंटवारा कर दूंगा, गरीबों को इतना परसेंट, बुजुर्गों को इतना परसेंट, बच्चों को इतना परसेंट, और जो मेरे जैसे धरती पे बोझ हैं इनको इतना परसेंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बोले आप कौन। मैंने कहा मैं सरकार। बोले आप कौन, मैं सरकार। बोले अच्छा, आप जैसे लोगों को सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। जी हाँ, आ गई बात समझ में। तो भोजन की कहानी समझ में आ गई। बट सर एक बात बताओ, मैडम तो अकेली 80% यूज कर ले गई, फिर ये 20% में इसमें इनका क्या होगा। हाँ ये तो सही बात है। तो बेटा बात ये है कि यहां पर जितने भी जो 80% करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मतलब एक परिवार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जैसे मैं मेरे परिवार के अंदर बताऊं, कुल 6 सदस्य हैं इंक्लूडिंग बच्चा पार्टी, उनमें से 4 लोग टैक्स देते हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे पापा सब टैक्स पे करते हैं। अधिकांश जो घर हैं उनमें 2 लोग तो टैक्स दे ही रहे हैं अगर 6 का परिवार है तो इस तरह से क्या हुआ
इस तरह से वो टैक्सेशन उपयोग में बहुतों के आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बात को, मुद्दे को समझने का प्रयास करिए जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई है, यही समाजवाद है। तो समाजवादी विचारधारा क्या है? तो एक प्रकार से यूं समझिए आप कि ये पूंजीवाद और साम्यवाद उसका मिक्सचर है। बोलो, डन हो गया? जिसमें पूंजीवादी यानी जिसके पास टैलेंट है, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, जिनके पास टैलेंट है, वो सरकार के संसाधनों का, चाहे फिर वो देश के तेल का संसाधन हो, कोयले के हो, लोहे के हो, इस्पात के जो भी हो, उन सबका दोहन करते हैं और अपनी कमाई का 30-30% तक टैक्स देते हैं। वो टैक्स देते हैं और उस टैक्स की वजह से सरकार जो है वो लोगों को फ्री इंजेक्शन लगवा रही है, लोगों के लिए फ्री स्कूल्स डेवलप करवा रही है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो सेना के लिए जरूरी हैं वो वेपन्स खरीद रही है, कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप कर रही है, एयरपोर्ट्स का विकास कर रही है, ब्रिजेस का निर्माण कर रही है। ये सारे कार्य देश के लिए किए जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? फिर आप सवाल पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, तो यूएसएसआर ने फिर क्या अपनाया? जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ, हमने तो ये चीज अपना ली, तो ये व्यवस्था थी किसकी? समाजवादी व्यवस्था। असल में ये व्यवस्था कहीं से ओरिजिन रखती ही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो पूंजीवादी देश थे वो वास्तविकता में पूरे पूंजीवादी बने ही नहीं। मतलब क्यों? अमेरिका में मेरे प्यारे साथियों, ये पैसे वालों से तो खूब ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन सरकार पैसे वालों से टैक्स वसूल करके बहुत सारे लोगों को फ्री रोजगार, फ्री स्वास्थ्य, फ्री एजुकेशन जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाती है। यानी कि अमेरिका भी अब पूरी तरह कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि सर फिर तो कोई भी दुनिया का देश पूरी तरह कैपिटलिस्ट हुआ ही नहीं, जहां पर किसी अन्य को तड़पते हुए छोड़ दिया हो और किसी एक ने अपना घर भर लिया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो होता है वो परसेंटेज के आधार पर होता है। परसेंटेज बोले तो पूंजीवाद करेक्टर ज्यादा है कि साम्यवाद करेक्टर ज्यादा है, बस इतना। हो तो सभी देश समाजवादी रहे हैं। यानी कि इस आधार पर अब हम कहते हैं राइट और लेफ्ट, कि हाँ भाई आप राइट साइड झुके हुए हो कि लेफ्ट साइड झुके हुए हो तो सभी समाजवादी है। तो अमेरिका भी अब समाजवादी, लेकिन उसमें ज्यादा लोग खुद से कमाने वाले हैं, सरकार पर डिपेंडेंट कम है। सरकार पर डिपेंडेंट कम है। अधिकांश जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो खुद सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। वो सरकार के द्वारा 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल में नहीं काम कर रही है। वो सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरी का इंतजार नहीं कर रही है। वो सरकार से आयुष्मान भारत का इंतजार नहीं कर रही है। आज इस क्लास में अधिकांश बच्चे जो बैठे हुए हैं, शायद ही उनमें से कोई 1 रुपए किलो गेहूं लेने के लिए लाइन में जाता होगा। शायद उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मनरेगा में मजदूरी करता होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, वो इस तरह के परिवार से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर वो खुद से समर्थ हैं। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो कंट्री ऑटोमेटिक पूंजीवाद प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनके देश में सरकार को जिनकी केयर करनी है वो लोग कम है। आगे बात समझ में? अब रिवर्स चलते हैं, साम्यवादी की तरफ चलते हैं साथियों। साम्यवादी में क्या है, अब उसकी बात समझ लीजिएगा। क्या सर अभी कोई देश प्रॉपर तरीके से साम्यवादी है? अब देखिए, बहुत बार डिबेट उठती है कि चाइना ऐसा है। साथियों, चाइना ने जिस प्रकार का व्यवहार अपनाया, वो व्यवहार ना तो मार्क्स के द्वारा बताया गया था, ना लेनिन के द्वारा बताया गया था, वो उनके राष्ट्र निर्माता माओ के द्वारा बताया गया था, और वो माओवाद कहलाता है। माओवाद बहुत सख्त साम्यवाद है। सख्त साम्यवाद का मतलब यह है कि सरकारें जो हैं वो जो भी लोग कैलिबर वाले हैं उनको टारगेट दे दे करके काम करवाएगी। भाई साम्यवाद फेल कहां मारता है? साम्यवाद फेल तब मारता है जब किसी के अंदर कुछ करने का पोटेंशियल ना बचे। अब मान लीजिए कि सरकारी ऑफिसेज को अगर काम पर करवाना हो, सरकारी कर्मचारी जिस दिन आप बन जाएं और आपको मैं कहूं कि काम करना है, आपको काम पर ले जाने का मेरा तरीका सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? मैं आपको टारगेट दूं। टारगेट कैसे दूं? कि आपको इस महीने की तनख्वाह तभी मिलेगी जब आप अपने जॉब के अलावा 5 एडिशनल ऐसे काम करेंगे जिसमें कि ये लगे कि हां ये काम आपने हट के किया। टारगेट दे दिए जाएं। जैसे जैसे हमारे राजस्थान में टीचर्स को टारगेट दे दिए गए, जो गवर्नमेंट टीचर्स है ना स्कूल वाले, उनको टारगेट दे दिया गया कि 12th में इतना % रिजल्ट नहीं आया अगर आपकी स्कूल से, तो हम आपकी सैलरी का इतना % काट लेंगे। आ गई बात समझ में? गवर्नमेंट टीचर्स की बात बता रहा हूं। 12th में इतना % नहीं आया तो सो कॉज नोटिस दे देंगे आपकी, उसके अंदर हम एक लाइन खींच देंगे। तो अब बताओ आप, तो मोटिवेशन दिया जा सकता है ना? बेस्ट आइडिया। ऐसा काम जो है वो चाइना करवाता है। चाइना क्या करवाता है? तुमको साम्यवादी विचारधारा, कैपिटलिस्ट विचारधारा की ही परवरिश करते हुए चलना है, लेकिन टारगेट है, इतना काम करना ही है। इस काम को करने के बाद ही तुम्हारी जो नियत तनख्वाह है वो मिलेगी। इसलिए वहां की सरकार सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसलिए वहां की सरकार सबसे ज्यादा प्रभावी। सरकार ने अगर कहीं कोई कंपनी बना दी, इसलिए वहां की जो हुआवे है उसको भी सरकारी कंपनी तो कहा जाता है कि ये सरकारी कंपनी है।
सरकारी कंपनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस सरकार ने टारगेट दे दिया कि इतने दाम में ये चीज बना के देनी है। अब चाहे तुम 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो। आ गई बात समझ में? बेटा सब चीज के प्लस माइनस है। तो भारत ने जो अपनाया वो बीच का रास्ता था। ना तो हमने एक्सट्रीम पूंजीवाद अपनाया, ना हमने एक्सट्रीम समाज साम्यवाद अपनाया जो यूएसएसआर के पास हुआ करता था, ना हमने चाइना की फिलॉसफी अपनाई, हम अपना ही राग अलाप दिए। दैट इज समाजवाद। उम्मीद है आप लोगों को समाजवाद समझ में आ गया होगा। अब दूसरी विचारधारा, और वो दूसरी विचारधारा है साथियों धर्मनिरपेक्ष। एक शब्द है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, सेक्युलरिज्म। ये धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष, इस बात को लेकर के बहुत डिबेट होती है। लेकिन आप में से कई लोग तो यही जानना चाहेंगे, सर ये होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता है ना। हाँ जी, अभी हम दोनों बातें सिखाते हैं। साथियों आप देश के अंदर रहते हैं, सरल रूप से समझने का प्रयास करें, और आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो भी धर्म है, जो भी धर्म है एक्स वाई जेड, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी हैं, आप एक देश में रहते हैं, आपका जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता से मतलब है आपको अगर हिंदू धर्म मानना है हिंदू माने, आपको धर्म नहीं मानना है ना माने, आप मुस्लिम फेथ फॉलो करते हैं करें, देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारे देश से कोई भी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने धर्म को फॉलो करने में किसी भी प्रकार की बाधा फील करें। ऐसा देश सेक्युलर कंट्री कहलाता है। मतलब वो देश जो ना तो किसी धर्म का प्रमोशन करता है, ना ही किसी को धर्म मांगने से रोकता है, सेक्युलर कहलाता है। लेकिन ये सेक्युलर दो प्रकार का होता है। कैसा सेक्युलर? एक होता है सकारात्मक सेक्युलर और एक होता है नकारात्मक सेक्युलर। अब ये क्या मीनिंग होता है, आइए मैं आपको बताता हूं साथियों, फिर मैं इस बात पर आऊंगा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो पहले दो शब्द सीख लेते हैं। सकारात्मक सेक्युलर एक ऐसी सेक्युलर व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य यानी जो जिस देश में आप रह रहे हैं वो देश ये कहे अपने रहवासियों से कि आपको जो भी धर्म फॉलो करना है करिए, मैं आप लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं होंगी वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। फिर से समझिए, मेरा खुद का कोई धर्म नहीं है, मतलब मैं बीइंग एन इंडिया मेरा खुद का कोई धर्म नहीं है, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं। लेकिन आपको अगर गुरु तेज बहादुर की जयंती मनानी है तो मनाने के लिए मुझसे अगर आपको चाहिए कि मैं कोई सुविधा उपलब्ध कराऊं तो मैं कराऊंगा। आपको रमजान का पर्व मनाना है, आपको चाहिए कि रात को मार्केट खोला जाए, बिल्कुल खोलूंगा। आपको दिवाली पर त्योहार मनाना है तो मनाइए, आपको रात को लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 डे चाहिए, बिल्कुल उपलब्ध करवाऊंगा। आपको जिंगल बेल क्रिश्चियन के वो बनाना है, क्या कहते हैं उसको, क्रिसमस डे बनाना है, बनाइए, मैं उस दिन छुट्टी कर दूंगा, आराम से छुट्टी बनाइए। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ देश कह रहा है कि आपको जो मुझसे चाहिए ले लो, आप अपने धर्म का अच्छे से पालन करो। सकारात्मक, हर किसी का प्रमोशन करना, आपको चाहिए आप बताओ मुझसे क्या। लेकिन यदि आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई इस देश में मेजोरिटी में हिंदू रहते हैं तो मैं केवल हिंदुओं की ही बात सुनूंगा, ये गलत हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मनीष बेटा नहीं पता है अभी क्या था, है ना? आई बात समझ में आप लोगों को मेरी? मैंने क्या कहा आपसे? बोले अगर आपको यह लगता है कि इस देश में मेजोरिटी में हिंदू रहते हैं तो हिंदुओं को ही सुना जाए, ऐसा नहीं होगा। इस देश में सब लोग रहते हैं, सबका ख्याल रखा जाएगा। डन? अच्छा, अब दूसरे देश में चलते हैं। वो क्या है? दूसरा है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या है? नकारात्मक में है कि सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग एक जैसे हैं। जैसे फ्रांस में सब लोग एक जैसे हैं, यानी कि सब लोग स्कूल जाके पढ़ते हैं, तो स्कूल जाकर के उस मुस्लिम बच्चे को भी पढ़ना है जो ईसाई बच्चे की तरह स्कूल जा सकता है, जो इतनी उम्र का है कि 3 से 5 साल का हर बच्चा फ्रांस में अगर स्कूल जाता है तो फिर आप मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी हो, आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। आपको जो फेथ फॉलो करना है करिए, लेकिन राज्य ने यह कह रखा है कि आप अपनी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का केवल राज्य धर्म है। राज्य धर्म का मतलब यह हुआ, राज्य कहता है कि शासन व्यवस्था मेरा धर्म है, वो मैं वही फॉलो करूंगा, तो वो शासन व्यवस्था फॉलो कर रहा है। राज्य जो है वो शासन व्यवस्था फॉलो कर रहा है, लेकिन वो सबके लिए एक जैसी है, यानी कि एक जैसा राग। जैसे अपने पापा मम्मी जब अपन को पीटते हैं बचपन में, अगर आपको कुटाई पिटाई याद हो आपकी, तो याद होगा कि गलती चाहे छोटा वाला भाई करे या बड़ा वाला भाई करे, बड़ी बहन करे छोटा भाई करे, कोई करे, पिटाई दोनों की होती थी।
वहां ये नहीं सोचा जाता था कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अभी भी हो जाती है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर होते हैं। मतलब वो एक प्रकार का ऐसा ऐसा सेक्युलरिज्म है जिसमें कि इस बात का मतलब ही नहीं रखा जाता कि ये छोटा है तो इसको कम पिटाई बने ना। फिर ऐसे में बड़े को बहुत फायदा होता है, वो तो बड़ा है तो झेल सकता है, छोटे को बेचारे को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी छोटा है, उसको 4 लप्पड़ खाने की आदत ही नहीं है, लेकिन 4 उसके भी पड़ गए, है कि नहीं? और पापा जो है वो न्याय कर दिए। अब ये न्याय समझ में नहीं आता, किसको समझ में नहीं आता? छोटे को समझ में नहीं आता, बड़े को तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब समझ रहे? मेजोरिटी को तो अच्छा लगता है, माइनॉरिटी को इसमें इनसिक्योरिटी आती है, जैसा फ्रांस में हो रहा है। आपने तो न्याय बराबर कर दिया, आपने तो न्याय बराबर कर दिया, लेकिन उस देश में जो माइनॉरिटी में है उसको आपका न्याय पसंद नहीं आया, क्योंकि आपका न्याय समानता पर आधारित नहीं है। आपने मेरे लिए सोचा ही नहीं, फिर आपने मेरे लिए सोचा ही नहीं ना कि मुझे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। भाई मेरे धर्म के लिए आवश्यक है कि मेरा बच्चा मदरसा में जाकर के एजुकेशन ले। आपने कह दिया कि नहीं, मदरसा में जाएगा ही नहीं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तो ये तो आप उनकी फिलॉसफी फॉलो करवा रहे हैं। तो सरकार बोल रही है नहीं नहीं, मेरी फिलॉसफी है ये, पापा का न्याय। आ गई बात समझ में? बोलिए। बुर्का बैन कर दिया कि भाई इस पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति मुंह ढक के नहीं चलता, तो आप भी नहीं चलेगा। तो बोलिए, बात समझ में आ गया? तो ये हो गया नकारात्मक ये सेक्युलरिज्म। अब सवाल बनता है सर इसकी हिंदी, सेक्युलरिज्म तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी क्या है? हिंदी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि हिंदी के अंदर कुछ किताबें लिखती हैं धर्मनिरपेक्ष, कुछ किताबें लिखती हैं पंथ निरपेक्ष। मतलब हमारे देश के अंदर जो देश है वो कहता है कि भाई मैं किसी को धर्म के आधार पर सेपरेट नहीं करता, यानी मेरे यहां पर कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर अलग नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको जो भी करना है, राज्य जो है वो आपके लिए व्यवस्था करेगा। राज्य आपके लिए व्यवस्था करेगा से मतलब हुआ कि राज्य को आपको जो सुविधाएं चाहिए दे। आपको हज यात्रा पर जाना है, आपके लिए अलग से बुकिंग की व्यवस्था हम करवाएंगे। आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना है, आपके लिए बातचीत हम करेंगे। आपको क्या पाकिस्तान जाना है, आपको वो कौन सा कॉरिडोर बना है अभी, वो ननकाना साहिब साला कौन सा है वो, भूल गया यार, मिस कर गया, करतारपुरा कॉरिडोर जो बना है, बोले आपके लिए कॉरिडोर की बात हम करेंगे, हम बना करके देंगे आपको जहां जाना है। आगे बात समझ में? सरकार कह रही है कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको आपका रिलीजन फॉलो करने के लिए जो चाहिए हम देंगे। तो फिर सवाल बनता है कि सर फिर हमने धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में कंफ्यूजन क्यों किया? हाँ, अब ये मैं बताता हूं। कंफ्यूजन यूं है कि हमारी जो वास्तविकता में व्याख्या है ना धर्म की व्याख्या है ध्रुव धातु से। ध्रुव जो है ऐसे लिखा जाता है, हिंदी वाले थोड़ा जानते होंगे इसको। तो ध्रुव धातु कहती है जिसे धारण किया जा सके। धारण किया जा सके का मतलब हुआ मेरा धर्म है शिक्षक धर्म, शिक्षक धर्म है मेरा। मेरा धर्म क्या है कि मैं आपको अच्छे से शिक्षा दूं। आपका धर्म है छात्र धर्म, कि आप जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ रहे हो, बाकी चीजें ना करें। जो शासन कर रहे हैं उनका राज धर्म है, जो पेरेंट्स हैं उनका पितृ धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। हमारे यहां धर्म का अर्थ कर्म से होता है। हमारे यहां धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं होता है। हमारे यहां धर्म ड्यूटी है, कर्तव्य है। आगे बात समझ में? तो आप मुझे मेरी ड्यूटी से विमुख नहीं कर सकते। अर्थात जो धर्मनिरपेक्षता है वो वास्तविकता में धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो पंथ निरपेक्षता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं हमारे यहां पर वो सेक्ट्स हैं, पंथ हैं। उन्हें इंग्लिश में सेक्युलरिज्म बोला जा रहा है। अब हमारे यहां दिक्कत क्या है कि हम लोग मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म ये शब्द बोलते हैं, जो कि गलत है। ये पंथ है, मजहब है, सेक्ट्स हैं, SECTS सेक्ट्स। धर्म क्या है? धर्म तो हर चीज का धर्म है। एक खिलाड़ी का धर्म है देश के लिए खेले तो वो खेले। आ गई बात समझ में? बोलिए। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में इस धर्म का, इस शब्द का जो मीनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा स्लैंग वर्ड में धर्म निरपेक्ष लिख दिया जाता है। लेकिन आप लोग सेक्युलरिज्म जहां लिखा आ जाए उस चीज को मान के चलिए, जब भारत की बात हो रही हो तो वो पंथ निरपेक्षता की बात कर रहा होता है। अक्सर में ये सवाल बहुत सारी किताबों में, बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी कई जगह धर्म निरपेक्ष लिखा मिल जाएगा, कई जगह पंथ निरपेक्ष लिखा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि मतलब सेक्युलरिज्म शब्द को पकड़ के चलिए। हमने सेक्युलरिज्म अपनाया था। हमारे देश में तो ये दोनों एक ही हो रखे हैं। वास्तविकता में पंथ निरपेक्ष ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, धर्म निरपेक्ष छोटी चीज है। तो उम्मीद है आपको बहुत बड़े बड़े वो चीजें समझ में आ रही होंगी। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे सत्संग चल रहा है, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, कुंवर जी मैं पिछले 3 महीने से आपके रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करता हूं, लाइव नहीं आ पाता, आज आपके स्पेशल थैंक्स करने आया हूं, ब्लेस फील करता हूं आपसे पढ़ के। थैंक यू बेटा कुंवर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार। नमन पूछ रहे हैं गांधी जी किसको चाहते थे, कैपिटलिस्ट को या साम्यवाद को?
और उनके अगेंस्ट लोग क्या चाहते थे। नमन, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सीख लो, आपने सही जगह पे पूछ लिया। बेटा, गांधी जी ट्रस्टीशिप चाहते थे, ट्रस्टीशिप। वो एक नई विचारधारा लेके आए थे टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर। वो एक नई विचारधारा लेके आए थे जिसे ट्रस्टीशिप की विचारधारा कहते हैं। ट्रस्टीशिप ये एक नई विचारधारा थी जो गांधी जी चाहते थे। इसमें क्या था, गांधी जी इसमें यह कहा करते थे कि जो काबिल है, ध्यान से सुनिए, जो काबिल है यानी कि जिसके पास टैलेंट है वो खूब कमाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिस जो काबिल है वो खूब कमाए, लेकिन जब कमा करके जब अधिक धन कमा ले तो अपने उपयोग लायक धन को अपने पास रखे, बाकी जो चीजें हैं वो राज्य को सौंप दे ताकि राज्य उन्हें गरीबों को दे सके। गांधी जी ने टैक्सेशन की अवधारणा को प्रमोट नहीं किया। गांधी जी ने विनोबा भावे की तरह, जो कि भूदान कार्यक्रम चलाने वाले थे, उनकी तरह चीज को प्रमोट किया। क्या कि भाई आप केवल इतना सा करिए कि आपने जितना कमाना है। यही कारण है ना कि वो क्या कहते हैं, घनश्याम दास बिड़ला जो है उनको गांधी जी अपना 5वां पुत्र कहते थे। ठीक है, टाटा वगैरह, गांधी जी ने इनको खूब प्रमोट किया था कि भाई जिनको अपने पास में धन रखना है, जितनी जरूरत है उतना शब्द रखिए, उतना धर्म रखिए, धन रखिए, बाकी जो धन है वो उन लोगों को दे दीजिए। हाँ, जमनालाल बजाज को, सॉरी। क्लियर? ठीक है, दिल खुश हो गया बातों का तो आज है। हाँ, प्रशांत ने कहा कि दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म में किसी एक धर्म को फेवर कर दिया जाता है। बिल्कुल, वो सबकी मान्यताएं हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा रिसर्च हो जाएगी तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा गाड़ी जो है वो कल से स्पीड पकड़ेगी। ये 2 शब्द हैं जिनको समझाने में मैं ज्यादा टाइम लेता हूं, और आरक्षण को मैं मूल अधिकार के साथ सिखाऊंगा। क्योंकि पॉलिटी जब शुरू होती है ना, तो पॉलिटी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम उन्हें सीख लेते हैं तब पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। कल से गाड़ी जो है वो स्पीड गियर ले लेगी। ये 3-4 दिन में हर क्लास के अंदर शुरुआत में फाउंडेशन डे के अंदर खाता ही हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्डिंग वाले होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।